चलिए राधे राधे, इधर ध्यान दे। ठीक, हम लोग पिछले सप्ताह में मात्र 2 दिन तो पढ़े थे, फिर हम थोड़ा इधर उधर हो गए। आपको 3 दिन तो मिलता है, एक दिन हम इधर उधर हो गए, मंडे को कल भी इधर उधर हो गए, तो आप लोगों को हम नहीं पढ़ा पाए। तो आप लोगों को ये बच गया था एक दिन के क्लास। भारत के जो भूगोल है उसका पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका नाम है भारत की जनसंख्या वितरण। ठीक, इसका 2 लेक्चर कर लिए थे, 1 लेक्चर और बचा हुआ है, आज ये खत्म हो जाएगा, कल इसका ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत ना भैया। चलिए, तो पिछले क्लास में जहां पे हम खत्म किए थे, टॉपिक का नाम था जनसंख्या संगठन, यही नाम है ना जी, जनसंख्या संगठन। और जनसंख्या घटन में आप लोगों को भाषा और धर्म बता दिए थे। अब जरा पूछेंगे तो बताइएगा, तो भाषा कितने हैं हमारे संविधान में? ठीक, पहली बार भाषा के आधार पर जो अथी है डेटा है वो कौन तैयार किया था? पहली बार। हाँ, बताए थे ना कि याद रखना ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद बताए थे धर्म के बारे में कि हमने के देश में मुख्य रूप से कितने धर्म हैं? हाँ, 8 है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी। सबसे बहुसंख्या में कौन है? हिंदू है। ठीक, उसके बाद मुसलमान है, बाकी फिर है वो सब डेटा तुम्हारा लिखा हुआ है। और जो भी डेटा है वो तुम्हारा 2001 वाला है, एग्जाम में 2011 वाला पूछता है, तो मेंटेन कर लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम ये बता दिए थे कि देश के हर राज्य में बराबर नहीं है। जैसे बताए थे कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो पंजाब में सिखों की ज्यादा है, केरल में ईसाइयों की ज्यादा है और मुसलमान भी है, और हम लोग यूपी बिहार की तरफ देखें तो इधर हिंदुओं का ज्यादा है। तो इस तरह से असमान वितरण भी है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उम्र संरचना। ठीक, उम्र संरचना के आधार पे हम लोग जनसंख्या को देखेंगे कि कितना कितना है। देखिए, अगर पूछ देगा कि उम्र संरचना क्या है, तो बताना कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु के आधार पर जब हम बांट कर पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उम्र संरचना कहते हैं। जैसे हम बांट दे कि कितना आदमी यहाँ बूढ़ा है, कितना जवान है, कितना बच्चा है, जब इस आधार पे हम देश की जनसंख्या को पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उम्र संरचना। इसको समझने में कोई दिक्कत है? लो, दिक्कत है ना? हाँ, देखिए, उम्र संरचना पूछा है। जैसे अभी यहाँ मान लो ये हमने के बाजार है, यहाँ चाहे क्लास है, तो जब हम उम्र के आधार पर पढ़ेंगे, जैसे इसमें है तूनी जो है 14 से 16 साल के बीच में है। ठीक, हम लोग जो है वो 25-26 साल की उम्र में है। अब गोपी सर आएंगे तो 30-35 साल की उम्र में है। कोई और आएगा, हो सकता है 60 साल की उम्र पे है। तो तुम चलो ये क्लास में हो पाएगा अपने गांव में, गांव में चल गई मैं यहाँ पढ़ने, गांव में घुस गई, अपने परिवार में भी घुस सकती है। दादा दादी है ना, तो गांव में चलो। गांव में मान लो तुम्हारे 100 गो लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चे होगा या सब जवाने होगा या सब बूढ़े होगा। हो सकता है उस 100 लोग में 20 लोग बूढ़े होंगे, हो सकता है 40 लोग क्या होंगे? जवान होंगे, हो सकता है 40 लोग बच्चे होंगे। ऐसा हो सकता है 100 में से। यही है उम्र संरचना। यहाँ पे जो गांव के लोगों को तू बांटी, वो किस आधार पर? उम्र के आधार पर। तो जब हम गांव के लोगों को उम्र के आधार पर बांट रहे हैं कि 10 साल के कितना है, 5 साल वाला कितना है, 50 साल वाला कितना है, 100 साल वाला कितना है, तो उसी को हम कहते हैं उम्र संरचना। तब 1 साल तो बांटेंगे नहीं, तो इसको बांट देते हैं हम लोग 3 भाग में। पहला भाग रखते हैं 1 साल से 14 साल, इसमें आता है सब बच्चा कि कितना है। दूसरा आता है तुमको 14 साल से 60 साल, इसमें आता है नौजवान, जेकरा में हम आ जाएंगे अभी। तूनी मुख्य रूप से इनमें से निकल गई है, घुसी हुई है इसमें, हम भी इसी में हैं। एक होता है 60 साल से ऊपर सब बूढ़वन,
तो यहाँ हमनी के जो पढ़ना है, ये देखना है कि हमनी के देश में 1 से 14 साल के कितना बच्चा है, 14 से 60 साल के कितने लोग हैं, और 60 साल से ऊपर बूढ़ा लोग कितने हैं, यही जानना है ना। समझ में आई था? नींद आई था तो पानी मार के आओ जाओ ना। देखो, तो हमनी के देश में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो अगर देखोगे तो युवाओं का है, और दूसरे नंबर पर बच्चे हैं, और तीसरे पर बुढ़ाऊ। अगर मान लो हमनी के देश के 100 गो बच्चा व्यक्ति को पकड़े तो उसमें से 35 गो बच्चा होगा, 58 गो हमर उम्र वाला 60 साल के बीच के होगा, और बुढ़ाऊ बहुते कम है 7%। इसको और तुर दें, मैथ है। सीधे सीधे बताओ, हमनी के देश के जनसंख्या 1 करोड़ है, 1 करोड़ 1 करोड़ है, 1 अरब है, 1.5 अरब है, लेकिन 1 अरब लो समझने में आसानी रहेगा। तो 1 अरब में कितना करोड़ होता है? 100 करोड़ होता ना है। तो 100 करोड़ में बच्चे कितना? 35 करोड़। इस 100 करोड़ में बच्चे कितने हैं? 35 करोड़ हैं। और हमर उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र वाले कितने हैं? 58 करोड़। इसमें महिला पुरुष सब शामिल है, खाली हमको उम्र देखना है, ठीक। अब बुढ़ाऊ लोग कितना है? तो बुढ़ाऊ लोग हैं 7 करोड़। मिला के देखो 100 करोड़ हो गया होगा, जोड़ हुआ 100 करोड़। यानी अगर हमनी के देश के जनसंख्या 100 करोड़ है तो उसमें 1 साल से 14 साल के कितने बच्चे हैं? 35 करोड़। उसमें लड़का भी है और लड़की भी। 14 साल से ऊपर यानी 15 से लेकर के 60 के कितने हैं? 58 करोड़ लोग, जेकरा में हम आ जाएंगे, तू लोग आ जाएगी, नीरज सर आ जाएंगे, हमने के पापा जो 60 साल के जेकर पापा न पढ़े वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, और दादा लोग आ जाएंगे कौन में? इस वाले में। समझी? कुछ क्लियर हुआ? ए नंदू, कुछ क्लियर हुआ? हमको लग रहा है मुंह देख के कि क्लियर ना हो रहा है, इसीलिए हम अटके हुए यहीं पे। एक देखना मुँह समझ में लो छुटकी ना। यहाँ अब कैसे हम समझें? अब तो तोरा गाँवे घुमा देली, घरे घुमा देली, कोचिंगो घुमा देली, अब कहाँ घुमाई तुम्हें के हम आए? वो कोशिश करते हैं। अरे सिंपल तो बात तुमको समझना है। हमनी के देश के जितना जनसंख्या है, ठीक, उसको हम उम्र के आधार पर 3 भाग में तो बांट रहे हैं। एक है 1 से 14 बरस तक, जेकरा में आज से पैदा लेल बच्चा से लेकर के 10वां में परीक्षा दे वाला सब आ जाएगा। तो उतने जो लोग हैं इस उम्र वाले, वो कितने हैं? 35%। यानी अगर 100 करोड़ जनसंख्या है तो 35 करोड़ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद शुरू होता है 15 से 60, जेकरा में इंटर में जो लड़कन पढ़ी थी वहां से ले लो, अब पहुंच जाओ हमनी के अपन पापा की उम्र तक, तो उसमें 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, एकदम 60 साल तक के आ जाएंगे। तो औसन लोगों की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। कितना है? 100 करोड़ में 58 करोड़ ऐसा ई उम्र के लोग हैं। चाहे तो 15 साल के होगा, चाहे 17 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 30 होगा, यानी इतने के बीच में ओकर उम्र होगा, ठीक। और एक होता है 60 साल से ऊपर, 70 साल, 80 साल, 90, कोई 105 तक ठेका दे है, लेकिन उन लोगों की संख्या बहुत कम है। बुढ़ौती में इतना 60 के ऊपर लोग बहुत कम जी पाते हैं, निपट जाते हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम है। ई वाला एज है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसमें संख्या ज्यादा होता है। समझ गए? उसके बाद ये वाला बताई का हमरा लग रहा है कि फिर तू इहो में फंस जाबे। ये समझ में आता है? औसत आयु कैसे हम बताएं? तू तो हमरे एनर्जी डाउन कर देले सब। औसत आयु समझ में आता है? अभी देख औसत आयु का होता है। तो उम्र कितना है मैया? अरे बोलो नहीं तो तन बताएंगे। अरे अंदाज पे बताओ ना, 1 साल आगे पीछे होगा। 17 साल। तोर मैया? सब 17 है पर सब ये वाला कैटेगरी के आदमी है। तोर मैया? सब 17 ही है, तो निकलते कैसे? तू कितना है मैया? छोड़, तो सही बोल तना बता पाएंगे। मैथ ना पढ़ ले, मैथ माध्यमाधिका ना पढ़ रहा है, वही चीज बात है। एवरेज तूनी में से मैया कितना उम्र है?
चल हम रखते हैं, मान ले हम अनितवा है 15 साल के, रख देते हैं। हई मोटा सरकार है 20 साल के, ये कम से कम 25 साल के, ठीक है। ओने से मान ले कोई हो के 18 साल के, मान ले इतना माने लोग हैं, जो नहीं कि सब लड़की है या लड़के हैं, इतने उम्र के लोग हैं, तो औसत आयु निकालना है। तो इन सब को जोड़ दो, 16 को, 17 को, 15, 20, 25, 18 को जोड़ दो, और जोड़ के जितना है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 उससे क्या करते हैं, भागा देते हैं। जो आता है वही है कितना, औसत आयु। ये नहीं पढ़ी है 10th में, 8th में, 9th में, माध्य औसत कि दी हुई संख्याओं का योग बटे दी हुई संख्याओं की संख्या, सूत्र है उसका, तो वही निकलता है औसत। तब पहले के लोग हैं ना, आजादी से पहले औसत आयु इतना था। इतना का मतलब समझ रही है, कोई उम्र 16 साल जीता था, कोई 25 साल जीता था, कोई 15 साल जीता था, कोई 20 साल, कोई 18 साल, लेकिन सबके औसत निकाल नहीं पाता था इतना। आज वो बढ़ के कितना हो गया है, 65 वर्ष। ये 65 वर्ष होने का मतलब है कि आज सब लोग की उम्र लंबा हो गया है। अब कोई 16 साल नहीं जी रहा है, 20, 22, 25, 30 ऐसे जी रहा है। ये क्यों हुआ? देखो, पहले हमारे पास सुविधाएं कम थी, इलाज की व्यवस्था नहीं था, अकाल पड़ जाता था, भूखमरी थी, तो लोग समय से पहले ही निपट जाते थे। आज ये सब चीज विकसित हो गया है, तो निपटे वाला भी न निपटता है। नानी हमारा आधा गोर गंगा जी में रख के आधा घरे रख ले है, किस बलबूते? दवा पर। स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न तब तक वो निपट गई होती। तो इस कारण से ये औसत आयु बढ़ गया है। आज लोग लगभग देख लो तब 65 साल जी जाते हैं। तो 65 में कोई 40 साल जीता है, कोई 80 साल, कोई 50 साल, कोई 53 साल, कोई पूरे 65 जीतता है, लेकिन सबका औसत निकाल रहे हैं तो कितना रहा है, 65 वर्ष। क्लियर? आगे बढ़िए। अब एक और हमें पढ़ सकते हैं किस आधार पर, लिंग अनुपात, कितना महिला है और कितना पुरुष है। तो 2001 की जो जनगणना हुई तो उसमें पता चला कि हर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 933। तो अगर हमारे पास 100 करोड़ जनसंख्या था, तो बताइए में पुरुष कितना होगा, महिला कितना होगा? कहीं तो मैं था गया बेकार ले लेनी है। अरे बैल कहीं के तो शादी ब्याह से लेवेला है, स्त्री और पुरुष लेवेला है। वो आज के बच्चियों जन्म ले ले वो चल जाएगा महिला वाला में, आज के बच्चा जो जन्म ले ले वो चल जाएगा पुरुष वाला में। तो चलिए इसको बात को खत्म करिए। आए थोड़ा जाए दर रहे दा, आगे जो 2011 वाला है उस वाला डेटा में देख लेना। देखो तो प्रति 1000 पर कितना महिला थी, यही तुमको याद रखना है। अगर पूछे लिंग अनुपात क्या होता है, तब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। 2001 में 1000 पुरुष पर 933 महिला थी। यानी आप पकड़ के कहीं से लेके आ जाइए पुरुष महिलाओं को, तो उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा मिलेगी और महिलाओं की संख्या कम मिलेगी। ठीक, तो ये हाल था। सबसे ज्यादा देखो तो एक चीज हुआ है, जब लिंग अनुपात पर राज्यों को बांटा गया, इसे करके आपको डेटा मिल जाएगा बुक में। ठीक, तो इसमेमें देखिएगा कि केरल में क्या हो रहा है कि पुरुष है कितना, 1000 और महिला कितना है 1058। यहाँ यानी कि वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुष की संख्या कम है। समझी? यही 1-2 राज्य हैं ऊपर से जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। बाकी कोई भी राज्य में देखो तो पुरुष की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। हम लोग अपने बिहार में बात करें तो 1000 पुरुष पर 921 को स्त्री है, बाकी बंडे रहा। यहाँ पर जो 1000 पुरुष के ब्याह हो जाएगा, 58 को लड़की बंडे रहेगी, तो हमने यहाँ से पहुँच जाएंगे, यहाँ ब्याह करके ले आएंगे घर है। ठीक ना? तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। यहाँ पे पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की कम। दमन दीव में सबसे कम है, 1000 पुरुष पर मात्र कितना 790 गो, 300 आदमी कुमार घूमित रह। समझ गए? आना तो एक से 2 को ब्याह कर। फिर हुआ 2011 में जनगणना, और 2011 में हुआ कि नहीं कुछ बढ़ोतरी हुआ। अब
1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 943 पूरे भारत में। राज्य में आ जाइए तो राज्य में वही रहा है, तुमको केरल में ज्यादा है और दमन दीव में कम है सबसे में। उसके बाद जनसंख्या को एक और आधार पे हम पढ़ते हैं, वो है पढ़ल लिखल पर। हाँ, दमन दीव तुमको मैप देखिए भारत के, यहाँ पे ऐसे ऐसे बन के जो ये नीचे की ओर आता ही देखी है, यहीं पे तुम्हारा दमन और दीव गुजरात में, समझी, समुद्र के किनारे है। तो उस जगह पे सबसे कम है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे भारत सरकार के शासन रहता है, बाकी जगहों पे राज्य का शासन होता है, समझी। वो एक अलग टॉपिक है, राजनीति के टॉपिक है, केंद्र शासित का होता है, राज्य का होता है, तो वो अलग चीज है। तो दमन दीव हमारे गुजरात में है और वहां पे पुरुषों के तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम है, समझ गई। 1000 पुरुष पर 700 के आसपास महिलाएं हैं, समझी। तो पूछेगा सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ है, तो वह केरल में 1000 पर 1058 महिला है। और वो नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा अधिक, तो अधिक है केरल में। सबसे कम कहाँ है, तो दमन और दीव में, समझ गए। तो अगला हम क्या बता रहे थे, पढ़ाई के आधार पर हमनी के देश के कितना जनसंख्या पढ़ल है और कितना अनपढ़ है। तो उसमें देखो बताया गया है कि 2001 में जो हमारा जनगणना हुआ तो उसमें 100 में से 65 लोग का थे, पढ़े हुए थे। पढ़े हुए का मतलब क्या होता है, अगर तुमको अपने किसी एक भाषा में पढ़ने और लिखने आता है तो तुमको पढ़ल लिखल में गिना जाएगा, भले तुम्हारा बुद्धि डेवलप हो या ना हो। तुम अपने भाषा में पढ़ना जानती हो, अपने भाषा में लिखना बोलना जानती हो, तो तुम साक्षर हो, तुम पढ़े लिखे हो। और ऐसे लोगों की संख्या हमारे पास प्रत्येक 100 में कितना था, 65। यानी 100 में से 65 ऐसे लोग थे जो किसी न किसी भाषा को पढ़ना और लिखना जानते थे, समझ गए। इसमें अगर बात करें कि 100 में से कितना पुरुष पढ़ल था, तो वो है 76 गो। महिला कितना, तो वो कम है, वो 54 गो। इस डेटा को बढ़िया समझना। देखो ये क्लास है, ठीक, इस क्लास में एक तरफ बांट लीजिए पुरुष, एक तरफ महिला, तभी समझ में आएगा। अंधेरा। तो देखो इसमें अगर पूछे कि पढ़ल कितना है, तो 100 में 100 हो सकता है कि 100 पढ़ल है, लेकिन इनमें पुरुष कितना महिला कितना, तो छांट लेंगे कि पुरुष कै गो है, 2 गो है, चल मान लेते हैं। अब महिला इतना माने हैं, समझी। तो पहले हम बांटे कि हमने के देश के जनसंख्या में से 100 गो उठाओ, कोई के उनमें महिला भी रहेगा पुरुष भी रहेगा, कोई भी रह सकता है। तो 100 में से 65 गो पढ़ल था। तुम अभी नीचे बाजार पर जाओ और कोई भी 100 आदमी के पकड़ के एक जगह खड़ा कर दो, तो जब पकड़ेगी तुम्हें तो चिन्ह के न करेगी कि पुरुष महिला, जो मिला उसको पकड़ के 100 गो जमा करना है। जब उस 100 में पता करोगे कि कितने लोग पढ़ल हैं, तो आएगा कि 65। इसमें पुरुष भी है और महिला भी है। अब तुमको करना है कि ये हो गया, दूसरा काम है कि आज क्या करना है, आज सिर्फ पुरुष को पकड़ना है 100 को, खाली पुरुष, महिला को छोड़ देना है, खाली पुरुष पुरुष पुरुष। और जब 100 गो पुरुष को पकड़ेगी और डेटा निकाली कि कितना लोग पढ़ल है, तो कितना लोग निकला, 100 पुरुष में 76 गो पुरुष पढ़ल है। और तीसरा दिन कहें कि आज खाली महिला के पकड़ 100 गो, तो अगर तुम 100 गो महिला को पकड़ेगी तो इसमें से कितना पढ़ल मिलेगा, 54 गो। इसका मतलब है कि हमनी के देश में पढ़े लिखे में पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है, समझ गई। अब यहाँ तक क्लियर है। यही 2011 में जब जनगणना हुआ तब 65 के जगह कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 74 गो पूरे देश में से। अब तुम पुरुष महिला को पकड़ोगे तो 100 में से 74 गो तुमको पढ़ा लिखा हुआ मिलेगा। ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये में नहीं है, हम अपन डेटा दे रहे हैं, तो अभी सब 2001 के है, हम 2011 के दे रहे हैं, एग्जाम में पूछता है। तो अभी पूछेगा ना कि भारत के साक्षरता दर कितना है 2011 के अनुसार, तो है 74.04%।
लेकिन पूछते हुए कि भारत में पुरुषों की साक्षरता कितना है, तो पुरुषों के है 82.14, यानी 100 में से 82 गो पुरुष पढ़ल है, और 100 गो में से कितने महिला पढ़ी हुई है, 65 गो। 2011 वाला से जब 2031 में निकलेगा तो ये डेटा और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम पढ़ाई से जुड़ते जा रहे हैं, तो ये डेटा बढ़ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है, केरल। केरल में 100 में से 93 आदमी तुरा पढ़ल मिल जाएगा। तुम स्त्री को उठाओ, महिला को उठाओ, 100 गो, 100 में से 93 को तुमको पढ़ल लिखल होगा, वो व्यक्ति जो अपने भाषा में पढ़ना लिखना बोलना जानता है, समझ गई। और सबसे कम हमने ही पढ़ल लिखल कम मिलते हो। अपन गाँव में घूम ले तो अपने गाँव के डेटा देख लो, बहुत कम लोग होंगे जो अपने भाषा में ही बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। नहीं आएगा पढ़ने, बोलते हैं हिंदी बोल देंगे लेकिन उनको लिखने नहीं आएगा, उनको पढ़ने नहीं आएगा। और जिनको लिखने पढ़ने नहीं आ रहा है उनको साक्षर में नहीं रखा जाएगा। अगर आपको लिखने पढ़ने आ रहा है तो साक्षर हैं। तो अगर आपसे पूछे भारत में साक्षरता दर कितना है 2011 के अनुसार, तो आपको बताना है 74, ठीक। पुरुषों की कितना है तो बताना है 82, महिलाओं का 65। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। 100 में से 61 को पढ़ल है, उहो में खाली वो है नामवे लिखे भर, पूरा पढ़ल ना। ऐसे पढ़ल लिखल के कैटेगरी जाने में यहाँ 3 गो होगा है, एगो भाई पढ़ल, एगो भाई अनपढ़, एगो भाई पढ़ल लिखल अनपढ़। हमनी है पढ़ल लिखल अनपढ़, जे अंगूठा छापे हुए अनपढ़, जेका दिमाग तेज है, जो तर्क लगाता है, जो सही दिशा में सोचता है, बात करता है, वह पढ़ल। हमने है बीच वाला, ना अंगूठे छापे ना हुए हैं, तो हमने पढ़ल लिखल अनपढ़। सब कुछ कहला के बाद अंत में चूल्हे फूकना है, ठीक ना। तोरा ना फूकना है, तू तो खेत जोते जेबे ना बैल लेके, तो मर्दाना जात खेत जोता है, औरत जात ना चूल्हा फूका है ना। अब देखो, उसके बाद हम अपने देश के जनसंख्या को इस आधार पे भी तो पढ़ सकते हैं कि कितने लोग कौन कौन से काम कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं ना इसे। हाँ, आर्थिक रूप से कोई प्राथमिक क्षेत्र में लगा होगा, कोई द्वितीयक क्षेत्र में और कोई तृतीय क्षेत्र में, 3 गुण होता है। हमने के देश में सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए वो कहाँ हैं, प्राथमिक क्षेत्र। सबसे ज्यादा लोग काम कहाँ करता है, प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि में, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आजकल कहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र से। आदमी काम ज्यादा कहाँ कर रहा है, कृषि में, लेकिन कृषि में पैसा बचत नहीं होता है, बचत होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र समझती है, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब है सेवा क्षेत्र। बैंक, तो इस सब में पैसा खूब आता है, ठीक। खेत में मेहनत है, पैसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग काम आजकल कहाँ कर रहे हैं, आज भी खेते में काम कर रहे हैं। तो ज्यादा जनसंख्या काम कर रहा है हमारा खेतों में, यानी कृषि में, प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन ज्यादा इनकम कहाँ से होता है, सेवा क्षेत्र कहो या तृतीय क्षेत्र कहो। तो इस आधार पे पढ़ते हैं। फिर हम अपने जनसंख्या को इस आधार पे भी पढ़ सकते हैं कि कितने लोग यहाँ के शहर में रहते हैं और कितने लोग गांव में रहते हैं। तो यहाँ पे गांव में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। भारत गांवों का देश है, सबसे ज्यादा। हाँ, तब कहाँ, बिहारों में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जितना लोग गांव में रहते हैं उतना ही लोग शहर में। हाँ, बाकी सभी राज्यों में 2001 वाला डेटा बता रहे हैं, 11 वाला ना, देखो किताब में होगा। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां अगर 100 आदमी है तो 100 में से 50 गो शहर के मिलेगा, 50 गो गांव के। अभी मतलब निकलेगा तो अभी शहर में ज्यादा नहीं, नहीं, शहर में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, वहाँ भर भर के रहता है। हमने के देश के जैसे मान लो जनसंख्या कितना है, 140 करोड़। तो 140 करोड़ में का 140 का 70 करोड़ लोग शहर में रहता है। 70 करोड़ लोग शहर में नहीं है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गांव है। और आज भी लोग कहाँ रहते हैं, गांव में ज्यादा रहते हैं, शहर में कम है। समझ गई। आने वाले समय में हो सकता है कि सब गांव का बन जाएगा, शहर का रूप ले लेगा, तो गांव में लोग कम होंगे और शहर में ज्यादा। तो तुमको तो बता रहे हैं, सिर्फ एक गोवा ही ऐसा राज्य है जहां पे 2011 में बराबर था। अभी 2011 वाला में क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा,
दोबारा 11 का रखा बोल ली है। 2001 वाला डेटा में 50 गो आदमी गांव में या 50 गो आदमी शहर में, कहाँ? गोवा में। लेकिन 2011 वाला डेटा में हो गया होगा कि शहर में ज्यादा होगा, गांव में कम। हम वो डेटा ना देखे हैं। गोवा को छोड़ दो तो बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहता है? गांव में। और शहरों में जनसंख्या गांव की तुलना में कम है। समझ गई? अगर मान लो वहाँ के, जैसे हमने के भारत है, बिहार है, तो बिहार में 15 करोड़ जनसंख्या है, तब 15 करोड़ में से 8 से 10 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। और बाकी लोग कहाँ रहते हैं? शहर में। समझी? तो ऐसे करके जब हम बांटते हैं तो इसको कहते हैं ग्रामीण नगरीय अनुपात। तो देखो 2011 के जो डेटा है उसके अनुसार 100 में से 68 लोग कहाँ रह रहे हैं? गांव में। तो ज्यादा लोग कहाँ है? गांव में। और 31 लोग कहाँ रहते हैं? शहर में। पूरा पॉइंट में भी है और क्वेश्चन भी पॉइंटे में पूछता है, तो पॉइंट तक याद रखना पड़ेगा। समझी? तो घोंप देवे नहीं से कहती कि मुंह धोके तो सुनाई ना जाती हूँ, नींद मार रहा है। बस निपटैले ही हो। देखो इधर बोले ना कि गोवा में ज्यादा होगा। गोवा में 100 में से 62 लोग कहाँ रहते हैं? शहर में। 2011 वाला डेटा है, ठीक ना? तो वहां पे लोग ज्यादा शहर में रहते हैं और गांव में कम। समझ गई? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं गांव में और शहर में सबसे कम। समझ गई? वहां पे 10% लोग शहर में रहते हैं। 100 में से 10 आदमी कहाँ रहेगा? शहर में। 90 आदमी गांव में। और गोवा में जाओ तो 100 में से 62 आदमी शहर में, अब बचा हुआ लोग गांव में। क्लियर हो रहा है? गांव शहर। हाँ, तब बस नहीं हो तो तब क्या कर पाए। बिहार में देखो तो देखो बताओ गया है 100 में से 11 ही लोग रहते हैं शहर में। यानी अगर हमने बिहार के 100 लोगों को 100 बिहारी को पकड़ो तो 100 में से 11 को ऐसा मिलेगा जो शहर में रहता है, बाकी सब कहाँ है? गांव में है। समझ गई? तो भारत में ज्यादातर लोग गांव में बसते हैं, शहर में बसने वाले लोगों की संख्या कम है गांव की तुलना में। एक राज्य है गोवा जहां के लोग शहर में ज्यादा बसते हैं और गांव में कम। समझ गई? उसके बाद आइए यहाँ मजदूरों के आधार पर भी जनसंख्या को हम पढ़ सकते हैं। मजदूर किनको कहते हैं? वे लोग जो काम करने योग्य हैं या जो काम करते हैं। बुढ़ा, बीमार, बच्चा, स्टूडेंट, इनको छोड़ दो। 4 को, बूढ़ा, बीमार, बच्चा, स्टूडेंट, ये 4 को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सब किस में आते हैं? सब काम। कहे कि सब काम करता है, ठीक? तो उस आधार पे भी हम जनसंख्या को पढ़ते हैं। बता दें कि विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों को श्रमजीवी कहा जाता है। इसमें बच्चों को, विद्यार्थियों को, बूढ़ों को और बीमार को, इन 4 लोगों को हम नहीं गिनते हैं। 4 लोगों को छोड़ के जो भी आते हैं वो सब एक तरह के मजदूर हैं, श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोई बड़ा वाला, कोई छोटा वाला कर रहा है, ठीक? और उस आधार पे हम इसको 3 भाग में पढ़ते हैं। एक वो जो लगभग साल के रोज काम कर रहा है, एक वो जो कभी कभी काम कर रहा है, एक वो जो एकदम बेरोजगार बैठल है, उसको काम ही नहीं मिल रहा है, जैसे कि हम या हमारे जैसे कितने लोग। तो देखो 3 भाग कौन कौन है, चैप्टर तुम्हारा खत्म। देखिए, एक होता है मुख्य श्रमिक। अगर तुमको ये साल के 365 दिन में कम से कम 183 दिन काम मिल गया तो तुम आ गए कहाँ? इस वाले में। हो सकता है तुमको 200 दिन मिल जाए, 365 दिन मिल जाए, लेकिन कम से कम कितना दिन मिलना चाहिए? 183 दिन। तो जो व्यक्ति साल भर में 365 दिन में 183 दिन काम किया है वो है मुख्य श्रमिक। जो इससे कम दिन में काम किया है वो है सीमांत श्रमिक। और जो एकदम काम नहीं किया है, निठल्ला बैठल है, कोई रोजगार उसको नहीं मिला है, वो है अश्रमिक, ठीक? बिना श्रम वाला बेरोजगार आदमी। और हमने के भारत में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। देखिए, जो हमने के टोटल जनसंख्या है उसका 61% लोग क्या है? अश्रमिक है, यानी बेरोजगार है, जिसको काम मिलना चाहिए था लेकिन काम मिला नहीं है। तो ये सब वो आधार हैं जिसके माध्यम से हम अपने देश की जनसंख्या को पढ़ते हैं। समझी? और इसी आधार पे अब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा विश्व की जनसंख्या। डेटा उसी प्रकार से रहेगा। समझ गए?
तो अगर ये समझ में ना रहा है देश वाला, तो फिर विश्व वाला कैसे पकड़िएगा? जो देश वाला पकड़ लिया उसको विश्व वाला समझ नहीं है, खाली डेटा बढ़ेगा, जगह बढ़ेगा, समझ गई? तो उसमें देखते हैं। खत्म सब जी। हाँ जी, क्लास खत्म। इधर अभी बात कहाँ बाकी है? अच्छा सुनिए जी, उसमें है कि जनक की समस्या, जनसंख्या अधिक होने की समस्या। आप लोग ईमानदारी से बताइए, जनसंख्या अधिक होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हें बताए हैं। एक और होगा उसमें एनपीपी, नेशनल पोल्यूशन प्रोग्राम 2002 में आया था, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए नीति कि 2047 तक हमने के जनसंख्या कंट्रोल करके रखना है। बताओ का ये कंट्रोल हुआ है? तो कौची ओकरा हम बताएं थोड़ा, वो तो योजना फेल है। कंट्रोल का करेगा, ये यहाँ विस्फोट हो रहा है। तो जनसंख्या की क्या समस्या है वो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। एक वो था तो ऑब्जेक्टिव में तुमको करा देंगे। यही पूछेगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, तो 2000 ईस्वी में आया था। अगर पूछेगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य थे, तो इसका उद्देश्य यही था कि 2045-47 तक जनसंख्या को कंट्रोल करके रखना है, इसको बढ़ने नहीं देना है। लेकिन ये योजना पूर्णतः फेल है। उम्मीद से भी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है। हम दो हमारे दो के जगह हम दो हमारे होने दो चल रहा है। ठीक, वही था उसमें। अब क्लियर?